आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा के प्रति क्रांतिकारी जागरूकता तो आई है, लेकिन इसकी स्थिति अभी भी सराहनीय नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े शहरों में भी शिक्षा अपने चरम सीमा को छू नहीं पाई है। उच्च श्रेणी के लोग जो बहुत अमीर होते हैं, उनके बच्चे सब तो अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इसलिए आसानी से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद आने वाले जिनके पास भी पर्याप्त धन होते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तो पढ़ाकर शिक्षित कर लेते हैं, परंतु जिन लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं होता, किसी तरह अपने बच्चों को हाई स्कूल तक ही शिक्षा दिला पाते हैं, वह भी सरकारी स्कूल में, जहाँ की पढ़ाई के नाम पर ठेंगा और मिड डे मील के नाम पर पानी वाला दाल मिलता है। ऐसे भला देश की दशा और दिशा में क्या क्या हाल होगा, इसकी कल्पना आप आज की भारत की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी स्थिति परिस्थिति को सुधारने हेतु हर दिन सरकार नए नए कदम उठा रहे हैं। इसलिए हमें मोदी सरकार के उठाए जा रहे इन सराहनीय कदमों को साथ देना चाहिए। हमें इनके कार्यों को, उपलब्धियों को और इसकी और अधिक ताकत के साथ लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। इसलिए यह आज का हमारा वीडियो सरकार की नई शिक्षा योजना पर आधारित है, जो 29 जुलाई 2020 को सदन में पारित किया गया है। अगर नई शिक्षा नीति को ध्यान से समझना हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। 34 साल बाद यानी 1986 के बाद 1910 का ये संशोधन नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में इस नीति के लिए अच्छी नीति के रूप में बनाया जाना था, जो शायद इसलिए इसे बनने में इतना वक्त लग गया। खैर, कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। हालांकि माना जाता है कि किसी भी शिक्षा नीति को 10 साल में इसका बदलाव कर देना चाहिए। फिलहाल जो पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो ये नई शिक्षा नीति लाया गया, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं जो कि आपको जानना ही चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, ये नई शिक्षा नीति की घोषणा स्मृति ईरानी की काल में ये घोषणा की गई थी, जब वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी। जब जे.एस. राजपूत एनसीईआरटी के निदेशक बने थे, तो उन्होंने 14 नवंबर 1999 को नए पाठ्यक्रम के रूपरेखा की शुरुआत की थी, जो कि युद्ध स्तर की तैयारी के बाद इसे बनकर तैयार होने में साल भर के अधिक का समय लग गया था। तो मे भी कि ये नई शिक्षा नीति 2019-20 की नीति को लागू करने व अप्लाई करने में कुछ वक्त लग सकता है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 से या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कैलेंडर सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जेईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। मीन्स कि सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन करवाना ही करवाना है। ये 2030 का लक्ष्य है। इसे 100% में लाना है। जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अभी स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 यानी 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा जाएगा। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा।
सभी छात्र केवल तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी होगा, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख, जो कि समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण होगा। ये परख एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव, संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NPC-CP FECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्योत्तर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया गया है। सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है, जो कि अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक पूर्ण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। ऐसा लक्ष्य के रूप में भारत सरकार ने रखा है। अब की क्लास 6ठी से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा, जिससे कि इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यानी NHECI, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद यानी JEC, वित्त पोषण के उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदान परिषद यानी HEGC और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC के रूप में गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो 2035 तक 50% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो GER की आंकड़ा है वो 26.3% है, यानी उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। मीन्स की 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का है उच्च शिक्षा में GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। मीन्स नामांकन करवाना ही करवाना है उच्च शिक्षा के लिए। ऐसी नई शिक्षा नीति में एक घोषणा की गई है। ये आंकड़ा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने से
या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी कारण से छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले का जो कोर्स होगा उस कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल में एमए के साथ साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। शोध करने के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा शासित किया जाएगा, मीन्स की चलाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। माने फालतू के जो फीस रखे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वो अब कम हो पाएगा। ST, SC, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों की बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित किया जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी NETF बनाया जा रहा है। हाल ही में हमारी जो सामने जो महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिशों को एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिसमें जब कभी भी जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं होगा, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय को डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य में एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। ठीक है, मीन्स को लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने की नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी IIIT, ठीक है, IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषाओं को विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम से उसके रूप में मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। माने इतना बदलाव जो इतने सालों के बाद हो रहा है, मीन्स कि 34 सालों में जो बदलाव नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। इसी तरह के और वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।